सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और साकिब निसार की मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद इंतजार किया जा रहा था कि नून लीग का इस पर ऑफिशियल मौक़िफ़ कब आएगा। बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आ रहे थे और इससे मुताल्लिक ऑडियो के दुरुस्त होने की बात सामने आ रही थी। इसको अदालत ले जाने से मुताल्लिक भी बातें की जा रही थी। लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने, जो पार्टी की नायब सदर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप मौजूद थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक कहा कि ये ऑडियो असली है, इसका फॉरेंसिक हो चुका है और अगर किसी को भी शक है तो फॉरेंसिक कंपनी को अमेरिका की किसी भी अदालत में ले जाए तो उसका ये शक दूर हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मुख्तलिफ मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से पेश किए जा रहे हैं कि ये जुमले जोड़ तोड़ कर बनाई गई है, कुछ तकरीरों से जुमले लिए गए, लेकिन जो साकिब निसार का सबसे पहला इस ऑडियो के सामने आने के बाद मौक़िफ़ था वो था और उन्होंने तो मौक़िफ़ ये दिया था कि ये आवाज़ मेरी है ही नहीं। तो हुकूमत के और साकिब निसार के पहले मौक़िफ़ में ये भी एक फ़र्क है, तो ये भी अपनी जगह एक सवाल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साकिब निसार अपने दिफा में इतनी बात नहीं कर रहे जितना हुकूमती वज़रा, हुकूमती वज़ीर और हुकूमती मुशीर और हुकूमत के तर्जुमान इस सिलसिले में हल्कान हो रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ कर साकिब निसार का दिफा कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ज़रा ये सुनिए। फिर उन्होंने उस चैनल की तहकीकाती रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसने साकिब निसार की इस मुबैना ऑडियो से मुत्तालिक बताया था कि उनकी कुछ तकरीरों के हिस्सों को तोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है। उन्होंने कहा कि तकरीरों के 2-3 जुमले तो इसमें ले लिए गए और ज़ाहिर है वो तकिया कलाम भी किसी का हो सकता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके कुछ जुमले ऐसे हैं जो वो हर तकरीर में दोहराया करते हैं, जैसे घबराना नहीं है, और कुछ ऐसे जुमले हैं जो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए दोहराते हैं। तो इस तरह साकिब निसार का भी कोई तकिया कलाम हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। ये जुमले कौन सी तकरीर में थे? बेटी पर केस नहीं बनता लेकिन बेटी को भी सज़ा देनी है, इमरान खान को लाना है। ये तमाम जो जुमले इस तकरीर कौन सी तकरीर में थे, ज़रा इससे मुतालिक भी वो चैनल बताया। उन्होंने क्या कहा इस बारे में, ये भी सुनिए। तो मरियम नवाज ने साकिब निसार की इस मुबैना ऑडियो का पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा और इसको साकिब निसार की तरफ से एतराफ़ जुर्म भी करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया साकिब निसार से कि किसने आपको मजबूर किया था ये सब बात करने के लिए, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा देने के लिए और इमरान खान को लाने के लिए किस तरह उन्होंने सवाल किया, ज़रा ये भी देख लें। मरियम नवाज़ ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान हल्फी का भी जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने अरशद मलिक, जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतालिक भी इसमें गुफ्तगू की। वो तमाम सबूत, राना शमीम का जो बयान हल्फी अभी कुछ दिन पहले आया उससे मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की। एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं, अभी मेरी जो टीम है, कानूनी टीम, वो इसका जायज़ा ले रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान का तो मैंने अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाया भी है, दीगर सबूत पिटीशन का हिस्सा बनाने हैं या नहीं, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये भी सुन लें। तो ये सारे सबूत और शवाहिद मरियम नवाज़ कह रही हैं कि मेरे और मेरे वकला के पास मौजूद हैं, लेकिन अदालत से उन्होंने अपील की कि अदालत सुमोटो एक्शन ले। कुछ दिन पहले एतजाज़ अहसन साहब जो माहिर कानून है, हम हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर नून लीग उस वीडियो को अदालत में पेश करे तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की सज़ा फ़ौरन ही मुअत्तल हो सकती है। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा ये भी सुन लें। अब एतजाज़ हसन साहब चूँकि कानून को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जब उन्होंने कहा कि इस वीडियो को तो अगर ये वीडियो सही थी तो आप फ़ौरन अदालत में लेकर जाते और आपकी सज़ा फ़ौरन ही मुअत्तल हो जाती, फिर नून लीग ने क्यों इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया? जो अभी तमाम सबूत नून लीग के पास मौजूद हैं वो खुद से क्यों अदालत लेकर नहीं जा रहे, अदालत से क्यों अपील कर रहे हैं कि वो सुमोटो एक्शन ले? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं कैसर अहमद शेख साहब, नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से सेनेटर बैर अहमद तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नुमाइंदगी हमारे साथ शामिल होगी। तो कैसर साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस बात का इंतजार कर रही है? अगर आप लोग ये समझते हैं कि तमाम सबूत आप लोग के पास मौजूद हैं, कैसर साहब से भी ये सवाल करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बैर अहमद तंगी साहब से उनकी राय जान लें। बैर अहमद साहब, क्या आप समझते हैं नून लीग को तो फ़ौरन ये तमाम सबूत लेकर अदालत में जाने चाहिए, जो केस उनका चल रहा है पिटीशन का हिस्सा है, इन तमाम चीज़ों को बनाना चाहिए और अगर वो ये समझते हैं तमाम बातें दुरुस्त हैं तो एतजाज़ साहब का मशवरा भी आपने सुना, वो तो कह रहे हैं फ़ौरन इनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, फिर ये ताख़ीर क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो मुस्लिम लीग नून की पिटीशन की तरफ या उनको अदालत में जाने की तरफ या फैसले की तरफ मैं बात नहीं करूंगा। और आप सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उसने जो रोल प्ले किया है
अगर वाकई वो सच्चे हैं, अगर वाकई उसने कोई गलत काम नहीं किया है, अगर वाकई उसने किसी के कहने पर ये सब कुछ नहीं किया है, तो फिर उनको चाहिए कि वो गैरत का तकाजा ये है कि वो पाकिस्तान आकर, वो कोई सियासी पर्सनालिटी नहीं है, उसने तो यहाँ जॉब करके चले गई, तो उनको वापस आए और वो ये सब चीज़ें फेस करें। वो डैम के फंड के बारे में भी आवाम के शुकूक व शुबाहत तो ख़त्म करें। वो इन बातों की जो कुछ उन पे चार्जेस लगे हैं उनको भी फेस करें, ताकि आवाम आइंदा के लिए किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो। लेकिन अगर साकिब निसार पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं, ना वो आना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तानी कौम उन पे जो चार्जेस लगाते हैं वो जस्टिफाई हैं। और अरबाब साहब, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी एक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान रह चुके थे जी। उसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल दौरे हुकूमत में क्लर्क को भी बहाल किया था, वापस भेजा था। जब उसकी ट्रांसफर हो जाती थी तो उसके ट्रांसफर को उस पर सोमोटो एक्शन लेके उसको वापस भेजता था। तो उसने भी पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन के साथ जो कुछ किया था वो भी एक तारीख है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि साकिब निसार को वापस आए, वो इन चार्जेस को फेस करें, वो अदालत में जाएं और अपने आप को जस्टिफाई करें कि ना आपने जो डैम है उस फंड में करप्शन की है, ना आपने किसी के कहने पर। लेकिन बैरमन साहब, जाहिर है साकिब निसार साहब पर तो अदालत में इस वक्त केसेस नहीं चल रहे हैं ना। आप मरियम नवाज साहबा पर, नवाज शरीफ साहब पर केसेस चल रहे हैं, और अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी बेगुनाही का सबूत है तो उनको अदालत में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए ना इस पूरी। मैंने अरबाब साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मुस्लिम लीग नून का जो एमएनए भाई है वो जवाब आपको दे देगा। लेकिन अगर साकिब निसार पे अदालत में कोई केस नहीं चल रहा है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे, इस वक्त प्रिंट मीडिया पे, उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ एक टॉपिक है, वो है साकिब निसार का रोल। तो मैं समझता हूँ कि साकिब निसार को आना चाहिए मुल्क, उसको फेस करना चाहिए, और इन तमाम बातों को झूठ साबित करने के लिए उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर उसने अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल या ट्रांसपेरेंट रोल प्ले किया है तो फिर डरने की क्या बात है। सही, फिर वो आना चाहिए पाकिस्तान। चले, आप समझते हैं कि आना चाहिए साकिब निसार साहब को और उन्हें तमाम चीजें फेस करनी चाहिए। कैसर साहब, अब जाहिर है नून लीग को क्या करना चाहिए था? अगर ये तमाम सबूत और शवाहिद आपके पास मौजूद हैं और आपको यकीन भी है कि ये सही है, तो इसको मंजर आम पर लाने का सही फोरम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या फिर इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाता और अपनी बेगुनाही इसके जरिए वहां पर साबित की जाती? क्या सही फोरम हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे सवालों का बड़ा ही तफसील से जवाब दिया गया है। मैडम मरियम नवाज ने ये कहा है कि ये हम अपने पास ये भी हक महफूज रखते हैं, लेकिन सबसे पहले मसला तो अब ये अदालत के ऊपर है। अदालत के बारे में ये बात की गई है ना कि चीफ जस्टिस, जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे, उनके बारे में ये जो क्लिप हुआ है, तो उनको चाहिए ना कि कोई, और सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने बड़ी क्लियर कहा है कि आप जो है उसको फोरेंसिक इसकी करवा लें। असल चीज़ तो देखें ना, अदालतों के ऊपर जो मामला इस वक्त उठा है, लोगों को जो एतबार उसमें तभी बहाल हो सकता है ना कि ये फोरेंसिक इसकी टेप, क्योंकि चीफ जस्टिस का मामला है ना, कोई मामूली बात तो नहीं। हमारा टोटल जो अदलिया का हाईएस्ट पोजीशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो उनके बारे में ये ऑडियो आई है। तो फोरेंसिक का होना या उनकी सही पता करना कि जो हकीकत क्या है, ठीक है ना, इसमें मुस्लिम लीग तो कोई की तरफ से तो मामला ये नहीं हुआ। ये तो एक साफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने ये इशू की, और उसके बाद उसने आज ये भी कहा, मसलन उसने कल एक मीडिया चैनल से ये कहा ना, अगर आप समझते हैं तो आप अपने लंदन वाले इस पे जरा दिखाए ना, ताकि पता तो चले कि मैं वहाँ आपको चैलेंज करूँ। यहाँ के मामला तो हैं, ये तो कैसे साहब, ये सवाल तो ये ना कि जब अगर आपको और आपकी जमात को इसका दुरुस्त होने का यकीन है तो फिर आप इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लें। अरशद मलिक साहब की वीडियो को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया गया। एतजाज अहसन साहब ने कहा था कि अगर वो वीडियो आप अदालत में पेश करते और अगर वो दुरुस्त है तो आपकी सज़ा तो अगले दिन ख़त्म हो जाती। आलमगीर साहब भी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर साहब, देखिए, इस वक्त मसला आप पता नहीं क्यों इसको हम समझा नहीं पा रहे, आप समझ नहीं रहे।
मसला जो है मुस्लिम लीग पे ऊपर नहीं है, बात तो ये कि अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा एक उनकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। अदलिया अगर फ़र्ज़ करो वो नहीं होगा, उनको वो नहीं करेंगे जो कि डिमांड की आप आज मरीम नवाज साहिबा ने, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर वो तो राइट उनके पास है ही। उन्होंने कहा ही है कि हमारे पास ये तमाम हकूक़ जो हैं महफूज हैं और मैं सही वक्त पे उसको पेश कर सकती हूँ या मैं कोर्ट में ले जा सकती हूँ। लेकिन फौरी तौर पे ये जो मामला हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए वो कोर्ट में आज नहीं ले जाते और कोई अदलिया इस सारे मामले पे खामोश हो जाती है, तो आप बताइए किसकी रेपुटेशन का जो मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, ये करना चाहिए हमारी अदलिया को भी खुद अपने वकार के लिए मैं समझता हूँ कि वो करेंगे। अच्छा। तो वो करना चाहिए। चले आप भी अदलिया से आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो करें। अब हुकूमत की इस पर क्या जिम्मेदारी? आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आलमगीर साहब, क्या ऑडियो का हुकूमत करवाएगी? चूँकि जब से ये ऑडियो सामने आई है हुकूमत का हर वज़ीर, हर तर्जुमान ज़ाहिर इसकी तरदीद कर रहा है, इसको कह रहा है कि नून लीग की जब भी कोई अदालती पेशी होती है उससे पहले इस तरह की ऑडियो वीडियोस लीक्स की जाती हैं, तो आप लोग इसका फॉरेंसिक क्यों नहीं करवा रहे? और वो जो कंपनी है जिससे फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है उसको आप अमेरिका की अदालत में लेकर जाएँ ताकि पता चल जाए कि उसने गलत फॉरेंसिक किया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मोहतरम भारत है ये कभी कहते हैं कि उधर अदालतों का ये अदालतों ने हमारे ये किया, अदालतों ने ये करवाया, इस्टेब्लिशमेंट ने फला चीज कर दी, फला काम करवाया। यार मुझे बताएं कि किसने आपको इख्तियार नहीं दिया था अपने दिफा का? किसने कहा था आपको कि आप कतरी खत लेकर आए? किसने कहा था कि वो कैलबरी फॉन्ट वाला एपिसोड आप लेकर आए? किसने आपको रोका था कि आप अपने दिफा में मनी ट्रेल बताएं? आप बताएं कि बाहर पैसा कैसे गया, कहां से जायदाद बनाई थी? ने आपको कहा था कि आप उधर टीवी पे कहें कि मेरी बाहर तो क्या, मेरी तो मुल्क में भी कोई जायदाद नहीं है। आपको याद होगा ये सारी रिकॉर्ड पे। कभी आप बड़ा भाई कुछ कहता, छोटा भाई कुछ कहता, बच्चों का कोई और स्टेटमेंट्स होती, एक एक चीज रिकॉर्ड पे। क्या ये आपको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था? क्या ये आपको साकिब निसार ने कहा था कि ऐसी बातें करें या ऐसी चीजें? जब आप जो है नहीं कर सके, फेल हुए अपने दिफा करने में, आप अपना मुकदमा नहीं कर सके, तो ऑब्वियसली आपको सजा होगी। आप कन्विक्ट हुए उसमें। अब आप जब एक कन्विक्ट हो चुके हैं, अब आप इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जलसों में, तकरीरों के जरिए लोगों को पता नहीं क्या एजुकेट करना चाह रहे हैं। और यार आलमगीर साहब, ये इस हुकूमत को तो यकीन है ना कि ये फैब्रिकेटेड ऑडियो है और ज़ाहिर इस ऑडियो का कोई ताल्लुक साकिब निसार साहब से नहीं, उनकी तकरीरों को जोड़कर बनाया गया। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। एक चैनल की तहकीकाती रिपोर्ट को भी कोट कर रहे हैं हुकूमती तर्जुमान, तो फिर किसी नॉन फॉरेंसिक कंपनी से इसका फॉरेंसिक करवा लें ताकि सूरत हाल बिल्कुल सबकी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सामने आ जाए। देखिए, मैं चूँकि इस वक्त आई डोंट नो, चूँकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मुझे इस वक्त इस टाइम पे बैठ के ये नहीं मालूम कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है इस वक्त। तो मैं ये बड़ा कबलत वक्त होगा कि मैं खुद से कोई ज़ाती स्टेटमेंट जोड़ दूं हुकूमत के साथ। मैं उसका मालूमात करूंगा, मैं कोई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। आलमगीर साहब, जब से कल ये एक चैनल ने इस पर वो तहकीकाती रिपोर्ट ऑन एयर की, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने उस रिपोर्ट के साथ ही उस चैनल को बीपर दिया और उन्होंने कहा, मुबारकबाद दी, सलाम पेश किया उस चैनल को कि जी आपने तो ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और ज़ाहिर उन्होंने, फवाद चौधरी साहब जब गुफ्तगू करते हैं हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ होता है, इसका मतलब कि वो इस ऑडियो को फैब्रिकेटेड समझ रहे हैं। अगर फवाद चौधरी साहब ने ऐसा कहा है, मैं उसके साथ स्टैंड करता हूँ। सॉरी, चूंकि मेरी नॉलेज में नहीं था, मैं इसीलिए कोई ऐसी गैर जाराना बात नहीं कर सकता। सही। चलें बहरामन तंगी साहब, ज़रा आपके पास में अपना अगला सवाल लाने से पहले, मरीम नवाज साहिबा ने अपनी जो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है उससे मुतालिक भी आज गुफ्तगू की, और वो 4 चैनल्स को इश्तिहारात रोकने से मुतालिक थी। क्या वो ऑडियो थी और क्या उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा ये सुनिएगा। जी बहरामन तंगी साहब, मरीम नवाज साहिबा अपनी पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी और ये उस वक्त की बात है जब आपकी जमात भी अपोजिशन में थी, नून लीग की हुकूमत थी, 4 चैनल्स के इश्तिहारात को वो रोकने की हिदायत दे रही थी। पार्टी का मीडिया सेल चलाते हुए वो किस हैसियत में हिदायत दे सकती हैं? उनके पास कोई सरकारी पोजीशन तो नहीं थी, और इश्तिहार देना तो हुकूमत का काम होता है, वो किसी सियासी जमात का काम तो नहीं होता। बहरामन तंगी साहब, देखिए, हमारी इस मुल्क की अरबाब साहब, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ मरीम नवाज साहबा के पास कोई हुकूमती ओहदा भी नहीं था और उसने डायरेक्टिव्स दी हैं,
तो वो अपनी पोजीशन क्लियर कर सकती हैं और उसका नुमाइंदा भी बेटा है। लेकिन मैं जो समझता हूँ ये है नहीं कि हमारे मुल्क की आपसे पूछने है। का मकसद ये कि आप उस वक्त अपोजिशन में थे, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं थे जिस वक्त की वो बात कर रही हैं, जिस वक्त उनकी हुकूमत थी, तो क्या उनका ये अमल सही था या गलत था? मैं वही बता रहा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, या आप इमरान साहब की बहनों को देख ले या उनकी वाइफ को देख ले या इसी तरह अनइलेक्टेड लोगों को देख ले जो न सिर्फ डायरेक्टर्स बल्कि वो उनके हाथों से अरबों करोड़ रुपए की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। ये सब कुछ होता रहता है इस मुल्क में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मरियम नवाज साहबा इलेक्टेड नहीं थी, अगर उनके पास इख्तियार ही नहीं था, अगर उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो मरियम नवाज भी है या कोई और है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें उस वक्त हो सकती है कि जब उनके घर से प्राइम मिनिस्टर उनके वालिद साहब थे, तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए, उसके हाथ बटाने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए या अपने हल्के के अवाम को कुछ रिलीफ या डिलीवर करने के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्टिव्स कि वो इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टिव देते, वो इंस्टीट्यूशन को डैमेज करे या इंस्टीट्यूशन को वो धमकियां दे दी, तो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर 41 साल का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। तो कैसर अहमद शेख साहब, ये किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन के तहत, किन इख्तियारात के तहत मरियम साहिबा ने ये हिदायत दी कि 4 चैनल्स के इश्तिहारात रोक दिए? अब ये ज़ाहिर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि जो ऑडियो वायरल हुई है वो उन्हीं की है, वो जोड़ तोड़ कर नहीं बनाई गई, तो बड़ी आसानी के साथ वो इस मामले से निकल गई। फिर परवेज़ रशीद साहब भी उनसे कह रहे थे आज का सब्जेक्ट नहीं है, इस पर बात नहीं करना। क्यों बात नहीं की जाए अगर कोई गलत हिदायत दी है या अपने किसी इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है? देखिए, ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वो मेरी आवाज़ है। उन्होंने कोई इसमें तो कोई इबाम नहीं रखा ना, उन्होंने कहा मेरी आवाज़ है और मैंने कहा है। अब वो आज का टॉपिक वो डिफरेंट था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा भी गया। अब मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं ना, वो तो वही जवाब दे सकती हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो कहती हैं मैं बहुत तफसील से इस पर बात कर सकती हूँ। तो अभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने क्यों किया और उसके क्या मामलात थे। वो कह रही थी ना कि मैं बड़ी तफसील से इस पर बात कर सकती हूँ, लेकिन आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक दूसरा था, वो एक पुरानी बात है, कोई के 4-5 साल पुरानी बात होगी, तो ज़रूर उनसे पूछना चाहिए आपको, ताकि हर चीज़ बड़ी क्लियर हो और वो खुद लॉजिक बता सकती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उसमें उसके बैकग्राउंड में क्या बात थी। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो कैसे साहब, इससे आप तो इत्तेफाक करेंगे ना कि इश्तिहारात देना तो सियासी जमात का काम नहीं होता, वो तो हुकूमत वक्त का काम होता है। और वो खुद कह रही है कि मैं पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी, इसका मतलब वो हुकूमत का मीडिया सेल नहीं चला रही थी, वो पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। तो ये तजाद मौजूद है दरमियान। ये तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इश्तिहारात देना जो है वो हुकूमत का जो है वो मामला होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता ना उसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने तो आज पहली बार ये टेप भी उनके बारे में सुना है। तो ये मामला तो वही सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। जहाँ तक इन प्रिंसिपल बात है, यू आर वेरी राइट कि इसका तो तल्लुक हुकूमत से है, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन तो वो आज भी वो कह रही थी मैं बड़ी तफसील से बात कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर उनसे पूछिए। तो कैसे साहब, इसका मतलब कि इस दौर में आप जो इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं मीडिया को कंट्रोल करने का, तो ये आपके अपने दौर में भी होता रहा है और ज़ाहिर मरियम साहिबा का अपनी ऑडियो का एतराफ़ दरअसल इस बात का भी एतराफ़ है। तो जैसे देखिए उन्होंने खुद कहा कि मेरी आवाज़ है, अब वो डिटेल बताना चाह रही हैं और किसी मौके पे ज़रूर बताएंगी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें, इस पे हुकूमत वक्त का भी खुद पता, मुझे खुद नहीं पता कि क्या उन्होंने कहा है और क्या अल्फाज थे एग्जैक्ट, या आप मुझे अभी टेप सुनवा दीजिए बात क्या हुई है। अच्छा, उसका नहीं, वो टेप ये थी, उन्होंने 4 चैनल्स का नाम लिया, समा, ARY, 92-24। उन्होंने किसी को हिदायत देते हुए कहा कि इन 4 चैनल्स को बिल्कुल इश्तिहारात नहीं देना, इनके इश्तिहारात बंद कर दो। अब इश्तिहार बंद करने का जो असर होता है, किस तरह वो एक इदारे पर पड़ता है, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। कैसे साहब, आप भी ज़ाहिर एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं। ये तो बात क्लियर है ना कि उन्होंने ये कहा और ये अब वो तो खुद मान रही हैं कि मेरी वीडियो है, तो जो बात है अब आप ज़रा उनसे और क्लियर करें ना, उन्होंने क्यों कहा। मैं तो इस बात का, क्योंकि जब तक डिटेल पता ना लगे मैं ज़रूर इस पे कमेंट करूंगा। अगर मेरे सामने मैं खुद वीडियो सुन लूँ और फिर अगर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लूँ ना, जिसका मामला है उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो एक्सप्लेन करने देना कि किस बैकग्राउंड में किन वजूहात की वजह से उन्होंने ये कहा। वो तो बड़ी क्लियर उन्होंने सीधी सीधी बात की कि ये मेरी वीडियो। आलमगीर साहब, ये
ज़ाहिर मरीम नवाज साहबा ने उस ऑडियो का तो एतराफ़ कर लिया, लेकिन ये जो ऑडियो साकिब निसार साहब की थी, इसका जो फॉरेंसिक हुआ, वो जिस चैनल, फॉरेंसिक तो नहीं, वो तहकीकाती रिपोर्ट थी, वो जिस चैनल से नशर हुई, ज़ाहिर वो भी आप ही की पार्टी के एक बड़े सरगर्म रहनुमा है, पंजाब के सीनियर वज़ीर भी रह चुके हैं, उनका वो चैनल है, तो उसमें हम देख सकते, ज़ाहिर एक सियासी टिल्ट के तौर पर उन्होंने इस रिपोर्ट की तहकीकात की है, समझते हैं आप? सर मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि उस चैनल के ओनर खुद इसका जवाब दे। मैं क्या उनके बिहाफ पे इसकी बात करूं जो आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन देखें, एक चीज समझें कि ये तारीख है इनकी इदारों पे असरअंदाज होने की। आपको याद होगा 90s में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था इन्होंने, क्योंकि यहाँ होता यह है कि जो इनके हक में इदारे होते हैं, इनके हक में बयान देते हैं, तो वो ठीक है। जो 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 इनके हक में नहीं है तो वो फिर मुतनाज़े करने की कोशिश करते हैं, उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, उस पर अटैक शुरू हो जाते हैं। और मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ भाई, किस इस्टेब्लिशमेंट ने आपको रोका था कि आप अपने कोर्ट में जो है वो दिफा ना करें? मुझे बताए, पनामा लीक्स का इमरान खान ने की थी क्या? कोई यहाँ पाकिस्तान की कोई इस्टेब्लिशमेंट गई थी कि वो पनामा से वो पेपर्स जो है वो सारे लीक कर दिए? तो ये चीजें, और दुनिया भर में उसका असर गया, पाकिस्तान में भी आया, ये लोग भी एक्सपोज हुए। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि ये सारी चीजें जब आपके पास वक्त था, आपने उस वक्त में अपना दिफा नहीं किया, अब वक्त गुजर चुका है। ठीक है, चलें आलमगीर साहब साथ ही आप मौजूद रहेंगे हमारे, बैरामन तंगी साहब, कैसर अहमद शेख साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। खान साहब, आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं, कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत हो रही है, तजावुज़ात से मुताल्लिक सख्त अहकामात सामने आ रहे हैं, लेकिन जब ये तजावुज़ात कायम हो रही थी उस वक्त तमाम इदारे कहाँ सो रहे थे, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद आलमगीर खान साहब से और आरिफ जीवा साहब से। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कमिश्नर कराची पेश हुए। नस्ला टावर से मुतालिक रिपोर्ट जब पेश की गई तो अदालत ने कमिश्नर कराची पर सख्त बरहमी का इजहार किया और उनकी सरजनिश अदालत में की गई। और चूँकि ये ज़ाहिर अदालती मामला है तो इसको एज इट इज़ बयान करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है। इस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। सारी मशीनरी और स्टाफ को लेकर जाएं और आज दोपहर तक नस्ला टावर को गिराएं। ये हिदायत कमिश्नर कराची को दी गई, ये हुक्म जारी किया गया। कमिश्नर की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर ने कहा कि हमें आपसे रहनुमाई दरकार है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि सीधी बात करें कि बिल्डिंग गिराई है या नहीं गिराई, आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है। कमिश्नर ने दरख्वास्त करते हुए कहा कि सर मेरी बात तो सुने, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, आपको मालूम है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। कमिश्नर बोले कि सर मैं इमारत गिराने की ही बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश छोड़ें, यहाँ से सीधा जेल जाएं, आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये कमिश्नर कहलाने के लायक हैं? ये सवाल उनकी जानिब से किया गया। कमिश्नर ने कहा कि सर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्टिस गुलजार अहमद ने मकालमा किया कि हम समझ रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अभी जाएं और नस्ला टावर गिराएं, तिजोरी हाइट्स को भी गिराकर रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई वो मशरिक सेंटर से तजावुज़ात ख़त्म करने की हिदायत भी सामने आई और जो ग्रीन बेल्ट्स पर मुख्तलिफ मकामात पर छिपा का इदारा जो कि लोगों की मदद करता है, लोगों की किफ़ालत करता है, वो भी जगह जगह उन्होंने अपना इदारा कायम किया हुआ है। उससे मुतालिक भी चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको भी हटाएं, वो ग्रीन बेल्ट पर बैठे हैं। झील पार्क क्या बना, झील तो ख़त्म ही हो गई। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, थिएटर से उनका मकालमा हुआ कि आपने कराची की 4 झीलें बंद कर दी हैं, हम यहाँ खेला करते थे, मछली पकड़ा करते थे, हमने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, कोई तफरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल अब कराची से तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए अदालत की जानिब से बहुत सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवालात ये भी खड़े होते हैं कि जब ये तमाम तजावुज़ात हो रही थी
उस वक्त जो सरकारी इदारे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की, और जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अब तजावुज़ात ख़त्म करने की बात की जाती है तो इससे बहुत सारे आम लोगों का नुकसान होता है, किसी का घर छिन जाता है, किसी का कारोबार ख़त्म हो जाता है। अब ये सूरत हाल कितनी नुकसानदेह एक आम आदमी के लिए, इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। आरिफ जीवा साहब साबिक़ चेयरमैन आबाद के हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ज़ाहिर है अदालत से रिमार्क्स आ रहे हैं, हुकूमत से और हुकूमती मशीनरी से कहा जा रहा है कि हरकत में आए, अदालती अहकामात की तामील करें, वो ताख़ीर कर रहे हैं। अब उनकी ताख़ीर, अदालती अहकामात की पाबंदी, लेकिन दरमियान में नुकसान तो एक आम आदमी का ही हो रहा है। आरिफ साहब देखिए, असल में जो आपने बात की ना ताख़ीरी अरबे की, मसला ये कि ये मेरे ख्याल है कि कराची के अंदर फोर्स ही नहीं है किसी के पास, इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए फोर्स ही नहीं है। ये तो देखें, नस्ला टावर जो है वो बिल्डिंग वैकेंट हो गई, वो क्लाइंट वहाँ से चले गए, उसको जो है वो बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन मसला ये कि ना तो एसबीसी के पास कोई ऐसी फोर्स है, ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को जो है इमीडिएट गिराया जाए। मेरे ख्याल है कमिश्नर साहब फिर कल रात को मेरे ख्याल है ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद वो रोका गया, फिर आज दोपहर से वो दोबारा उन्होंने जो है वो ऑपरेशन शुरू किया है। बात ये कि ये तो चले नस्ला टावर है। जब हम बात करते हैं कि जो पार्कों में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जिनकी अप्रूवल किया, उसका कोई ऑनरशिप ही ऑन नहीं करता, और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो बात ये तो चले, इधर तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे तो जो है वो क्लाइंट चले गए, उन्होंने वैकेंट कर दिया है, डेमोलिशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन है ही नहीं किसी के पास, फोर्स ही नहीं है, ना कमिश्नर के पास है, ना एसबीसी के पास है। नॉर्मली एक आरिफ साहब, जो बनी हुई तजावुजात हैं, इनके खिलाफ तो फैसला आ गया, इनको तोड़ने का अमल भी जारी है, लेकिन आलमगीर साहब भी मौजूद है हमारे साथ। आलमगीर साहब, जो तजावुजात अभी भी हो रही हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी भी अगर कहीं हो रही है, क्या उसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई हो रही है, या इदारे अभी भी आपको लगता है कि बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं, जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी फिर इसके खिलाफ अहकामात आएंगे? देखिए, बहुत अहम बात की है आपने कि चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट को पहले तो इसका तो नोटिस लेना, एक तो वो है जो काम हो चुके हैं ख़राब, एक वो है जो मौजूदा ख़राब चल रहे हैं काम, उन पे तो एक्शन करें। और उस पे एक्शन का असर, उस पे असर कब होगा, जब आप एसबीसीए के डीजी से लेके नीचे एक्सियन तक जिन्होंने माजी में काम ख़राब किए हैं उनको लटकाना शुरू करेंगे। उनकी ऐसे पेशियां जब होंगी, जैसे कमिश्नर की या चीफ सेक्रेटरी की या सीएम की पेशियां हो रही है, और इनको ज़रा जेल भिजवाएंगे तो असर जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक तरफा इंसाफ की तरफ तो जा रहे, लेकिन आधा अधूरा इंसाफ है। ये इंसाफ तो तब होगा कि जब कॉम्पनसेशन मिलेगी उन लोगों को जो रिहायशी थे, और साथ उन लोगों को लटकाया जाएगा जिनकी ये करप्शन की वजह से, जिनकी बदफैली ये सब कुछ हुआ। वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, ना उन मिनिस्टर्स को कोई पूछ रहा है जिनकी मिनिस्ट्री के नीचे ये इदारे थे, ये सारी काली करतूतें हो रही थी। मैं अपने हलके का बताऊं, शहर के बीच में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हलका है, आज भी वहाँ इलीगल बिल्डिंग्स पोर्शंस बन रहे हैं, वहाँ पे मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। मैं बतौर एमएनए जब एसबीसीए जो कि सिंध गवर्नमेंट का इदारा है उसको कंप्लेन करता हूँ जाके, तो कई जगह वो रोक देते, कई जगह पता ये चलता कि पहले अगर वो रिश्वत ले रहे थे 1 लाख रुपए, तो मेरी कंप्लेन के बाद वो 10 लाख रुपए रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा। वो आगे से कहते हैं कि एमएनए का प्रेशर है, एमएनए का डंडा है, तो अब जो है हमें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको तहफुज देने के लिए, तो अब रिश्वत बढ़ा दें। एमएनए जाकर रोकने की कोशिश करेगा तो उसका 10 गुना बोझ आवाम पर ही ला दिया जाएगा उस रिश्वत की शक्ल में। इदारे को जब तक आप डंडा नहीं चलाएंगे इदारे के ऊपर, ये एक नस्ला टावर तोड़ी है, 60,000 इलीगल गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं शहर में। ये ओल्ड सिटी एरिया में जो हर रोज ये वाकयात आते हैं कि कई बिल्डिंग गिर जाती, और वो क्यों? क्योंकि इन्होंने मास्टर प्लान को या प्रॉपर अप्रूवल्स को फॉलो ही नहीं किया होता। और आलमगीर साहब, अगर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हो रहा है और बड़ी तादाद में हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक एमएनए या एक एमपीए भी इलाके का एसबीसीए के सामने बिल्कुल बेबस है, और वो भी इलीगल उसके इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको नहीं रोक सकता है। अरबों रुपए का बिजनेस है, एक एक्शन की एसबीसीए की एक दिन की लाखों रुपए की आमदनी है। मैं कहूंगा 10-10 लाख रुपए एक दिन की आमदनी है इन लोगों की।
माफिया की तरह ये काम करते हैं और इदारे के अंदर सियासी भर्तियां हैं। ये इदारा मिनिस्टर तक जाके, नीचे से लेके मिनिस्टर तक पैसा पहुंचाता है जाके। आप क्या बात कर रहे हैं इस शहर में? और ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, केडीए का भी यही हाल है, केएमसी का भी यही हाल है, डीएमसी का भी यही हाल है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी यही हाल है। आरिफ जीवा साहब, हम देखते हैं सियासतदानों पर केस चल रहे हैं उनकी आमदन और असासों के फ़र्क के, तो ये तो बड़ा आसान है, किसी भी जितने इदारों के नाम लिए अभी आलमगीर साहब ने, इन इदारों के आम मुलाजमीन को उठाएं, इनकी भर्ती होने से पहले इनकी आमदन और असासे इनके चेक किए जाएं और इनके सरकारी मुलाजिम बनने के बाद इनके असासे चेक किए जाएं, तो शायद बहुत हद तक चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, मैं अभी आलमगीर खान की मैं बात सुन रहा था इनकी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इदारे हैं ना, इदारों में, अब मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी ये शेयर किया था कि इतनी करप्शन हो गई है, इतनी करप्शन हो गई, क्योंकि हमारा सिस्टम जो बना हुआ है या जो काम चलाने का तरीका है, वो सिस्टम ही इतना ख़राब और इतना बोसीदा हो चुका है। इन्हीं की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा इदारों से परेशान, सबसे ज़्यादा। अभी तो आपने डिस्कस किया इनसे कि एमएनए की कोई नहीं सुन रहा है। मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद परेशान है, और मेरे ख्याल आलमगीर साहब को ये जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर हर थोड़े दिन बाद कहते हैं कि जी इदारे जो है वो ठीक काम नहीं कर रहे, इदारे में परेशानी है। ये देखें, ये इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक करें। अगर किसी एमएनए का नाम आ जाए तो रेट बढ़ जाता है, किसी एमपीए का नाम आ जाए अगर वो कंप्लेन कर दे रेट बढ़ जाता है, पड़ोसी कंप्लेन कर दे तो रेट बढ़ जाता है। काम नहीं रुकता, काम तो होता है, अखबार वाला कोई न्यूज छाप दे तो रेट बढ़ जाता है, तो काम तो नहीं रुकता कोई भी। आप मुझे बताएं ना, आप तो चले, ये अभी नस्ला टावर पे फोर्स पहुंच गई, चले 4 लोग आए, 15 लोग आए, लियारी में आप जाएं, लियाकताबाद में जाएं, पूरी स्ट्रीट जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप दिल्ली कॉलोनी में जाएं, पूरे गलियां जो है, आप बताएं ना, दिल्ली कॉलोनी का जो ऑर्डर हुआ है कितना अरसा हो गया। आरिफ साहब, ये जो कंप्लेन करने पर जो रेट बढ़ता है जा रहा है, इस रेट का फायदा एक एंड कंज्यूमर के अलावा तो हर एक को होता है, वो सरकार को भी पैसा जा रहा है, वो मुताल्लिका इदारों को, वो बिल्डर भी वो जो रेट बढ़ता है वो कंज्यूमर से ले लेता है, एक कंज्यूमर को तो आखिर में नुकसान ही होता है। ये पूरा सिस्टम फिर सही होगा कैसे? ज़ाहिर एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहीं से तो इसको शुरू करना पड़ेगा। देखिए, हमने जो बुक्स बनाई हुई हैं, हम जो है वो आज तक उस बुक को जब हम पढ़ते हैं, हम जहां हमारा काम है, हम उन बुक को पढ़ते हैं, तो वो बुक तो उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई है कि कानून को किस तरीके से किसकी तरफ मोड़ना है, वो सब उन्होंने उस तरीके से बनाई हुई है। और दूसरी बात जो आप थोड़ा सा, मैं फिर वो बात रह जाएगी, शायद आपका टाइम भी इख्तिताम पर है। देखें, 3 ऑर्डर आए हैं इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के, 2 से 3 ऑर्डर आए हैं, तीनों में लैंड के इश्यूज हैं, तीनों में लैंड के इश्यूज हैं। हम बात करते हैं एसबीसीए, जी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल जिम्मेदार है इलीगल कंस्ट्रक्शन की एसबीसीए, लेकिन तीनों ऑर्डर्स जब उसकी बुनियाद हम देखते हैं तो उसमें इशू तो लैंड का है। ठीक है, अब आलमगीर खान साहब, जाहिर है आप सिंध हुकूमत में नहीं है, लेकिन विफाक में आपकी हुकूमत है और कराची में आपके 14-13 एमएनएज मौजूद हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करते हैं, आपकी तंजीम का नाम भी फिक्स है। अब इस मामले को भी फिक्स होने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत इसमें कहीं एक आम सारिफ की, एक एंड कंज्यूमर की कोई मदद कर सकती है इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए? देखें, एक चीज़ समझें, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक? ये कोई फेडरल गवर्नमेंट का नहीं कि हम उसमें, और फिर दूसरी चीज़ ये कि इदारे सूबे के पास हैं, उस इदारे में हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम कैसे उसमें, अच्छा जब हम कोशिश करते हैं, अभी देखें ना वो पुलिस के आईजी और उस पर क्या जो सीएम की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आप जो है वो उधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है यहाँ पुलिस के तबादले या तकर्रियाँ नहीं कर सकता। तो जब हम करते हैं इंटरवीन करने की कोशिश, तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाता है, फ़ौरन अपनी जमहूरियत याद आ जाती है। इसीलिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है आज। हमने, आपको याद होगा 2 से 3 साल पहले जब ये दुकानें तोड़ना शुरू की थी, केएमसी ने एक्शन किया था, एम्प्रेस मार्केट वाला एपिसोड हुआ था, तब तहरीक इंसाफ ने पिटिशन डाली थी कि ये ना किया जाए। वो पिटिशन मुस्तरद हो गई सुप्रीम कोर्ट में। तो हम एक हुकूमत यही कर सकते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर के मातहत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप आज कराची में कोई पक्की कंस्ट्रक्शन छोड़ें, कोई एक झुग्गी बना के दिखा दें, उसी वक्त एसबीसीए के लोग आएंगे, आपको रोकेंगे
और अगर आप शरीफ होंगे तो आपको थाने में भी बंद करा देंगे। और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन, पूरी पूरी आबादियाँ बन जाती। कोई भी आबादी, कोई भी बिल्डिंग बगैर इदारे की इन्वॉल्वमेंट के मुमकिन नहीं है। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये तो एक बिल्डिंग है जी। ओ भाई, यहाँ पे रेवेन्यू बोर्ड ने पूरे सेक्टर KDA के कब्जा करवा दी है, वो कच्ची आबादियाँ अलॉट करवा दी, वो स्टाम्प पेपर पे लोगों की अलॉट शुदा, लीज शुदा ज़मीनें स्टाम्प पेपर पे लोग अपने आप बेच रहे हैं। ये इस शहर में किया गया 2008 से 2013। ठीक है, अब चलें, तमाम इदारे आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के अंडर में और इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होना मुमकिन है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर अदालत है, एक एंड सारिफ का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अदालत को जो इस तमाम सूरत हाल में ज़िम्मेदारान हैं उनकी सज़ा से मुताल्लिक भी कुछ इक़दामात ऐसे उठाने पड़ेंगे। आज एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक मिनी बजट आने वाला है। कल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक TV प्रोग्राम में इसका इंदिया दे दिया है। अब उस मिनी बजट में क्या कुछ होगा, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक बड़ी खबर कल सुना दी है। उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में एक मिनी बजट आ सकता है। और मिनी बजट आने का एक आम और सादा सा मतलब ये लिया जाता है कि अब मज़ीद महंगाई हो सकती है, चूँकि IMF की जो शराइत थी एक बहुत अरसे तक बकौल हुकूमत के वो बारगेनिंग करते रहे और IMF की शराइत को नरम करने के लिए ज़ोर डालते रहे। और बकौल हुकूमत के एक बार फिर कि उन्होंने किसी हद तक IMF की शराइत में कुछ नरमी करवा भी ली है। वो शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी और बकौल मुशीर ख़जाना शौकत तरीन के अब उन्होंने जो इक़दामात किए हैं उसमें और IMF की जो आयद करदा शराइत थी उनका फ़र्क है। पेट्रोलियम लेवी को बहरहाल अब हर महीने 4 रुपये के हिसाब से बढ़ाया जाएगा और 2 साल पहले जिस सतह पर पेट्रोलियम लेवी थी उसी सतह पर लाया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर है जितना रिलीफ आवाम को दिया जा सकता था, जितना दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस लेवी को और बिजली को साल में तकरीबन 3 बार बढ़ाया जाएगा। इससे मुतालिक भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया और इसका आगाज़ आने वाले 1 से 2 माह में होने ही वाला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने हमें जो कहा था, जो शराइत हम पर लगाई थी, उससे मुतालिक काबीना के एक रुकन ने मुझ पर काबीना में ये एतराज़ उठाया था कि अगर आपको ये तमाम बातें माननी थी तो उसी वक्त मान लेते जब उनकी जानिब से ये बातें की गई थी, ये शराइत लगाई गई थी। शौकत तरीन साहब ने इसकी वजाहत की कि हमने कोशिश की कुछ महीने तक कि IMF से अपनी भी कुछ बातें मनवा सकें। इस सिलसिले में कल इंटरव्यू देते उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुन लीजिए। तो मिनी बजट को अगले हफ्ते अनाउंस कर देंगे। 1.5 साल में बिजली का जो टैरिफ है उसमें फ़ी यूनिट तकरीबन 1 रुपये 61 पैसे इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, तो हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक साहब, ये शौकत तरीन साहब और हुकूमत तो क्रेडिट ले रही है कि IMF ने तो बड़ी सख्त शराइत आयद की थी, हमने तो हर चीज़ को आधा करवा लिया है, तो ये इसको हुकूमत का कारनामा समझें? देखिए, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था वो मार्च की 24 तारीख को हुआ था, जब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे। उस वक्त की जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें 3 बड़ी शराइत थी। एक तो बिजली का बिल जो है वो 5 से 6 रुपये यूनिट बढ़ना था और उस बिजली की मद में 900 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जो है वो हुकूमत ने इकट्ठे करने का वादा किया था। दूसरा वादा पेट्रोल की हवाले से था कि पेट्रोल के हवाले में पेट्रोल और डीजल के ऊपर तकरीबन 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाना था जो पेट्रोलियम लेवी की मद में, और 610 अरब रुपया वहाँ से जो है वो इजाफी इकट्ठा करना था। और फिर कोई इजाफी टैक्सेस थे 400 से 500 अरब रुपए के। उस वक्त फिर अप्रैल में हमारे नए वज़ीर ख़जाना साहब आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं रेवेन्यू भी बढ़ा लूँगा, टैक्स का रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा, बिजली का रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा और ये काम सारा करके दिखाऊँगा। उस स्टेज पे IMF ने कहा कि आपने जो मार्च की 24 तारीख को वादे किए थे आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था। ये अप्रैल की महीने की बात है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास मोहलत है, आप अपनी जादू की छड़ी चला के दिखाएं
फिर वो अक्टूबर तक चलाने की कोशिश करते रहे। नए वजीर खजाना साहब कभी मुशीर खजाना बनते थे, कभी वजीर खजाना बनते थे, वो काम नहीं किया, वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। तो जो फिगर्स आपने देखी हैं, चाहे वो जून के बजट के हवाले से हों या मार्च की 24 तारीख के जो मुआहदा था उसके हवाले से हों, अब अक्टूबर तक हमारी, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकराती पोजीशन जो है, जिसको नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, वो बहुत कम हो गई। अब जो कुछ भी हमें IMF ने कहना था वो हमारे ऊपर लागू होना था और हमें वो। अच्छा फारूक साहब, जब ये अप्रैल में शौकत तरीन साहब को लाया गया था, अब्दुल हफीज शेख साहब को हटाया गया, तो उस वक्त वजह तो ये बयान की गई थी कि ये IMF से डील में बड़े एक्सपर्ट हैं, IMF से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रजा बाकर साहब वो भी इस मद में मदद कर सकते थे उनकी। इसका मतलब कि ये इकनॉमिक टीम जो इस वक्त हुकूमत की है ये मुकम्मल फेल हो गई। जिस मकसद के लिए लाए गए थे, जो उनकी स्पेशलिटी थी, वो तो वही नहीं निभा सके। देखिए, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी होती और हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारे अपने खसारे हैं, हमारी अपनी माशी कमज़ोरियाँ हैं। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले तक हमें बताया जा रहा था कि सारे के सारे माशी जो इंडिकेटर्स हैं, इशारिये हैं, वो मस्बत हैं, वो पॉजिटिव जा रहे हैं। अब सारी इंटरनेशनल मीडिया को खोल के देख लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है इकॉनमी का और हम मजबूर हो गए हैं IMF के पास जाने से। जाहिर बात है, IMF जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है। वो कहता है कि जब किसी मुल्क के पास डॉलर्स ख़त्म होने लगते हैं, जिसके किसी मुल्क की जो मईशत है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में जाने लगती है, तो उस वक्त वो IMF के पास जाता है। इसका मतलब कि जो हुकूमती क्लेम थे कि मस्बत हो गए हैं इशारिये, अगर वो सही थे तो आज हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। IMF की शराइत बहुत ही सख्त हैं, इसमें किसी किस्म की कोई डाउट इसमें नहीं है। देखिए, IMF सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है। उसके सियासी मालिकान हैं, उसके सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे बड़ा सियासी स्टेक होल्डर जो है वो अमेरिका है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF का, उसमें अमेरिका के पास तकरीबन 8,31,000 वोट हैं। तो नज़र ऐसे आता है कि अगर तो अमेरिका बादशाह खुश हो जाता है पाकिस्तान से, तो फिर IMF जो है वो हमारी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देता है, हमें वेवर देना शुरू कर देता है। और तारीख में हमने ये देखा है, 9/11 के फ़ौरन बाद जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो बहुत सारे हमें तकरीबन 16 वेवर्स उस वक्त दिए गए थे। अब हमें वो वेवर्स नहीं मिल रहे हैं। और फारूक साहब, ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा खित्ते की हालत को देखते हुए तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान है भी नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान से खुश हो। लेकिन IMF से जब ये डील होती है तो कुछ एक आम आदमी के लिए कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होने चाहिए। इसका नेगेटिव तो ये है कि ज़ाहिर है बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, एक आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ भी मजीद पड़ सकता है। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? कहीं कोई एक या दो ऐसे पॉजिटिव्स आपको नज़र आ रहे हैं कि इस पैकेज के बाद, मिलने के बाद पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो सके? देखिए, पॉजिटिव मैं समझता हूँ ज़्यादातर हुकूमत के लिए। हुकूमत को तकरीबन 30 अरब डॉलर चाहिए होंगे अगले 12 महीने के लिए, सिर्फ हुकूमत के जो कर्जा जात हैं उनको वापस करना, उनके ऊपर सूद पे करना। और अगर हम IMF के पैकेज का हिस्सा नहीं बनते तो वर्ल्ड बैंक का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। आपने देखा है कि जो सऊदी ऐलान किया गया था 3 अरब डॉलर का कैश और 1.2 अरब डॉलर की एक तेल की फैसिलिटी, वो भी ऑपरेशनल नहीं हुई। इसी तरह हम जो सुकुक और यूरो बॉन्ड्स बेचने जाते हैं आलमी मंडियों में, वो भी कोई नहीं खरीदता अगर हम IMF के पैकेज का हिस्सा ना बने। अभी ऐलान किया गया है कि एक ऐलानिया सामने आया है कि IMF का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है। अभी पैसे मिलना बड़ी दूर की बात है। जनवरी 12 का बताया जा रहा है कि शायद मतवक्को है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलेगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने इब्तिदाई में कहा कि एक मिनी बजट आना है, हुकूमत को मिनी बजट लाना होगा। हुकूमत कोशिश कर रही थी कि हम ऑर्डिनेंस से काम चला दें, लेकिन IMF ने कहा कि ये आपको फाइनेंस बिल की शक्ल में असेंबली से पास करवाना होगा। और उसके तकरीबन 22% आप समझिए जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं तरक्की के लिए जो रखे गए थे, उसमें कमी आ रही है। कोई 300-325 अरब की जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको खत्म किया जाएगा। ठीक है, यानी IMF के इस प्रोग्राम का हिस्सा अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो पाकिस्तान के लिए आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने वाले दिनों में जब मिनी बजट आएगा तो ज़ाहिर मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान भी आ जाएगा और इससे सबसे ज़्यादा मुतासर एक आम आदमी ही होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।